नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, नया सीजन शुरू हो चुका है और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मतलब मानसून का आगमन हो चुका है। कुछ क्षेत्र धार वाले ऐसे हैं जहां पर बारिश अच्छी हुई है और बुआई की शुरुआत भी होने वाली है। तो दोस्तों, सीजन की शुरुआत हम करते हैं। हम छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जानकारियाँ लाने का प्रयास करेंगे, कुछ जैविक कुछ रासायनिक। तो दोस्तों, आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं जैविक कार्बन, या जिसको हम ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ ऑर्गेनिक कार्बन होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हम ऐसी करते हैं जिसके कारण ऑर्गेनिक कार्बन हमारे खेतों के अंदर बढ़ता है, ऑर्गेनिक कार्बन का क्या हमारे खेतों के अंदर रोल रहता है, और अभी हम किसान मित्र ऐसी क्या चीज़ें कर पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें क्या नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण जो है ऑर्गेनिक कार्बन का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारी मिट्टी के अंदर घट रहा है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। दोस्तों, ज़मीन की जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन या जैविक कार्बन जो होता है उसके ऊपर। दोस्तों, एक हेल्दी क्रॉप के लिए ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों, ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है ये ज़मीन का एक कह सकते हैं हम जो न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं उसके साथ साथ में एक एसेंशियल तत्व होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। नॉर्मल दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कार्बन जो जितना भी हम खाद बीज डाल रहे हैं, जो खाद अपन देते हैं उसको रिस्पॉन्स कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ में दोस्तों, ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये मिट्टी के अंदर मिट्टी की संरचना को अच्छा बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ में ज़मीन की जल धारण क्षमता बढ़ाता है, और जो पौधे डेवलप होने में या फिर जो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं जो हम खाद ऊपर से डाल रहे हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, उन सब के लिए जो अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं या जीवाणु होते हैं, या कह सकते हैं कि अलग अलग जो उनको फिक्स करने के लिए या उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए अलग अलग जीव जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके जीवन यापन में भी ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और दोस्तों, ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये आजकल ज़मीन के अंदर कम होता जा रहा है। अगर एक आइडियल अगर अपन माने इंटरनेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑयल का ऑर्गेनिक कार्बन का जो परसेंटेज है वो 0.75% से ज़्यादा होना चाहिए एक हेल्दी सॉइल के अंदर। पर दोस्तों, मैंने रतलाम जिले की स्टडी देखी है जिसका ऑर्गेनिक कार्बन जो है 0.30 से भी नीचे आ रहा है। धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज है वो धीरे धीरे ड्रॉप होता जा रहा है। तो दोस्तों, आखिरकार ऐसी क्या चीज़ें हमसे हो रही है जिसके कारण हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। पहले के ज़माने में रासायनिक खाद बिल्कुल नहीं होता था। पहले बस घर का जो कचरा निकलता था या फिर अपना गाय वाय का गोबर जो निकलता था, गाय भैंस और बैल वगैरह का, तो उस समय पर जो चीज़ें अपशिष्ट निकल रहे थे उस समय पर उनको खेत में अपन डालते थे। तो उससे क्या है, हमारा ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बना रहता था। मतलब ये एक बायोमास का ही काम करता था। और दोस्तों, रही बात उसके बाद में जो हमारे खेत के जो अपशिष्ट निकलते थे, जो बगदा हमने सोयाबीन की थ्रेसिंग करी उसके बाद जो बगदा था उसको हम सड़ा करके वापस से खेत के अंदर डालते थे, वो भी ऑर्गेनिक कार्बन का काम करता था। पेड़ों की जो पत्तियां हैं उसको भी हम सड़ा करके खेत के अंदर डालते थे, वो भी ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर परिवर्तन करता था। और साथ में दोस्तों, जो फसल अपशिष्ट है, फसल अपशिष्ट मतलब जो गेहूं की पराली है उसको भी हम खेत के अंदर हम मिलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। पहले के समय में किसान एक चीज़ और करता था, या तो अगर उसको कोई फसल लगानी होती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी फसल होती थी, तो बहुत बार वो क्या करते थे, मालवी भाषा में कहें तो पनवा कहते थे, पनवा करते थे। मतलब आपने चौला लगा दिया, आपने मूंग लगा दिया, आपने उड़द लगा दिया, या आपने सनई या ढेंचा लगा दिया। इन सबको लगा करके इनमें से कोई भी एक फसल लगा करके उसको वापस से खेत के अंदर मिला दिया जाता था। तो दोस्तों, उससे क्या है कि हमारे खेत के अंदर जो ज़रूरतमंद जीवाणु हैं उनके लिए भोजन भी पर्याप्त मात्रा में रहता था, और ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का जो परसेंटेज है वो मेंटेन रहता था। पर दोस्तों, अब पशु जो है हमारे यहाँ पर लिमिटेड हो गए हैं। आपके यहाँ पर भी दूध डेयरी से आ रहा है, और एक किसान है उसने 1-2 पशु रखे हुए हैं जो उससे खुद का घर का काम चल जाता है, और बाकी थोड़ा बहुत बचता तो डेयरी से दे देता है। पर बहुत सारे अगर आपने आसपास अपने परिवार में, अपने गली मोहल्ले में, गांव में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने अब गाय भैंस रखना जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि दोस्तों दूध का जो भाव है वो प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रहा है, और उनके खिलाने पिलाने का जो खर्चा है वो दिन रोज बढ़ रहा है। अब अगर अभी आप पशु आहार देखेंगे तो आपको 2500 से नीचे कोई भी 60 किलो का बोरी आएगी नहीं, खल अगर आप लेने जाएंगे तो ये किसान का वर्डन बढ़ रहा है। और दूध वही 30 रुपये लीटर है। सरकारी संस्थान है, वहाँ पर सारी मिलीभगत चलती है, तो बहुत ज़्यादा कुछ किसानों के लिए हाथ में हाथ पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। तो इसलिए किसान क्या है कि उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, पड़ोसी के यहाँ पर दूध देते तो वहाँ से ले लेता है। पर दोस्तों, ऑर्गेनिक खाद जो है, जो अपन देसी गोबर खाद डाल रहे हैं खेतों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। एक पुराने ज़माने में कहावत थी, अगर अपने खेतों के अंदर खाद डालते हैं तो वो पकता है।
एक कहावत ये थी, खाद तो खोड़ेला रपा के, मतलब अगर आप अपने खेत के अंदर खाद डाल रहे हैं तो वो 100% उसका आपको रिजल्ट मिलता है। पर दोस्तों धीरे धीरे जो है अभी आधुनिकता का ज़माना आ गया, रासायनिक खाद काफ़ी सारे आ गए हैं। साथ में दोस्तों पराली का जो मैनेजमेंट है वो भी नहीं, हम सीधे से एक माचिस की काड़ी लाते हैं और दे जला करके, तो जितनी भी पराली है वो भी जला देते हैं। अब गोबर खाद नहीं है तो पराली से मैनेज हो जाता है, पर दोस्तों हम वो भी नहीं करते क्योंकि उसमें भी खर्चा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वापस से उसको रोटावेटर करना और उसके बाद में प्लाऊ कराना, हर व्यक्ति की क्षमता नहीं है कि वो हर साल जहाँ पर गेहूँ लगा रहा है उसको रोटावेटर करा दे। तो दोस्तों बहुत सारे लिमिटेशन है। तो अब ऐसी क्या चीज़ हम कर सकते हैं? तो दोस्तों मेन चीज़, सबसे मेन चीज़, आप अपने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट आप बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप डालें अपने खेत के अंदर, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा। दोस्तों देसी गोबर खाद आप डाल सकते हैं। देसी गोबर खाद सबसे बेस्ट उपाय है आपके खेत के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो आप अपने खेत के अंदर, जैसे कि आपने गेहूँ लगाए, अलसी वगैरह जो भी लगाए, उसका जो वेस्ट मटेरियल या जो उसकी पराली निकली या फिर उसका जो स्ट्रॉ निकला, उसको आप रोटावेटर करके ज़मीन के अंदर मिला दें। जैसे ही पानी गिरेगा वो अपने आप आपका सड़ जाएगा। बस ये समस्या आती है कि अगर आप रोटावेटर करके आप खेत के अंदर गेहूं की पराली मिलाते हैं तो उसमें एक समस्या ये रहती है, थोड़ी गर्मी करता है, और दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि जब अपन सोयाबीन बुआई करते हैं उसमें कम ज़्यादा पानी गिरता है तो बुआई करने में परेशानी होती है। तो दोस्तों हम इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप प्लाऊ करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे किसान मित्र ऐसे हैं जिन्होंने पिछले वर्ष हरी खाद के लिए ढेंचा लगाया था, तो ढेंचे के भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ढेंचा है, आप उड़द लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, आप चौला लगा सकते हैं। बहुत सारे किसान मित्र बाजरी भी लगाते हैं, बाजरी को थोड़ी बड़ी करके कि उसको वापस से रोटावेटर कर सकें। तो उससे क्या है कि अपने खेत के अंदर जो है हम कहें कि एक खाद का या फिर हरी खाद जो है वो बन जाती है। तो दोस्तों आप वो कर सकते हैं, वो सबसे बढ़िया उपाय है। ढेंचा सबसे बढ़िया उपाय है। मैंने पिछले साल ढेंचा लगाया था। जहाँ पर मैंने गर्मी के अंदर ढेंचा लगाया था और जहाँ पर नहीं लगाया था वहाँ पर हाइट, अगर सोयाबीन की हाइट का अंतर देखें तो लगभग कह सकते हैं कि 10 से 12 इंच जहाँ पर ढेंचा लगा था उधर हाइट ज़्यादा थी, और जहाँ पर ढेंचा नहीं लगा था वहाँ पर 10 इंच हाइट उसकी कम थी। सोयाबीन में उत्पादन में भी काफ़ी फ़र्क आया। तो दोस्तों ये सारी चॉइस हैं, ये सारे उपाय हैं, आप ये कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़, आप अपने ज़मीन के अंदर जितने भी आपके कौन कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो सारी आप सॉइल टेस्ट करा सकते हैं। मिट्टी परीक्षण में आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगी। आप मिट्टी परीक्षण अपने खेतों में आप ज़रूर कराएं। और दोस्तों रही बात, बहुत सारे किसान मित्र ये सोचते हैं अभी भैया ढेंचा जो है, ढेंचा लहसुन वाले किसान मित्र लगा रहे हैं। अब कुछ किसान ऐसे हैं जो यहाँ से शुरुआत करी। अभी मुझे 4-6 दिन पहले एक व्यक्ति का फ़ोन आया था कि भैया मैं सोयाबीन नहीं लगा रहा हूँ, 10 ही बीघा का ढेंचा लगा रहा हूँ। तो दोस्तों ढेंचा आप लगा सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन में बहुत ज़्यादा बचत तो नहीं हो रही। 4000 बिक रहा है, और अगर देखा जाए तो 1 बोरी बीघे का किसान के पल्ले पड़ता है, तो 4000 में बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। तो दोस्तों आप वो भी लगा सकते हैं। मैं तो क्या सोयाबीन लगा रहा हूँ, और कुछ एरिया में मेरा प्लान है कि कुछ एरिया में जहाँ पर मुझे लहसुन लगाना है घर के खेत के अंदर अगले साल, वहाँ पर मैं ढेंचा लगाने का प्लान कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक समस्या ढेंचा वाले के साथ में ये आती है, अब किसानों का अलग अलग सवाल है, इसी वीडियो में हम कवर करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो ऊँटी लहसुन लगाने वाले किसान हैं उनके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि अभी खेत खाली छोड़ते हैं तो आप ढेंचा लगा दीजिए। पर दोस्तों अगर उस समय पर, जिस समय पे अपने को बुआई लहसुन की करनी होती है, उस समय पर ढेंचा जो है वो बड़ा हो जाता है, और अगर हमें बिल्कुल तरीके से एक टाइम स्लॉट ना मिले उस ढेंचा को काट करके ज़मीन के अंदर मिलाने का, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों वैसी कंडीशन में आप ये करें कि ढेंचे को ज़मीन से काटें और अपने खेत के अंदर ही छोड़ दें, वो अपने आप सड़ जाएगा। उसके बाद जब भी आपको सूखा मिले उस समय पर आप अपना रोटावेटर वगैरह करा सकते हैं। क्योंकि अगर अपन खेत खाली छोड़ते हैं तो एक प्रॉब्लम ये रहती है कि भैया खरपतवार उग जाता है, तो उस कंडीशन में आप वो कर सकते हैं। तो ढेंचा बढ़िया उपाय है। इसके अलावा दोस्तों सनई आप लगा सकते हैं, चवला, मूंग, मैंने जो आपको बताया वो आप लगाएं। और सबसे मेन चीज़, आप ऑर्गेनिक खाद जो अपना आ रहा है वर्मी कंपोस्ट, वो भी आप अपने घर पे बनाना शुरुआत करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।